हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने डीएसटीएल की यूनिट नंबर 3 को। इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 को हम कंप्लीट देखेंगे विथ 3 ईयर पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, जिससे आपकी यूनिट काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। ये यूनिट हमारी काफ़ी इजी यूनिट है। सिर्फ इसमें जो मेन है वो आपका ट्रूथ टेबल, अगर आपको एक बार वो समझ आ गया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन इस यूनिट से जो भी आएंगे वो आप कर दोगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाली स्टेटमेंट क्या होते हैं, प्रोपोजिशन के बारे में, ट्रूथ टेबल के बारे में, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, काफ़ी चीज़ें एंड थ्योरी ऑफ इन्फरेंस। ये इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कुछ भी इस यूनिट में ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं, तो आप थ्योरी ऑफ इन्फरेंस एंड टोटोलॉजी वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को दोनों को ज़रूर कर लें ताकि यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इस यूनिट में काफ़ी बार देखेंगे जो भी क्वेश्चन आता है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है। तो बेसिकली हमें पता होनी चाहिए स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट कुछ नहीं होती। आई स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट कैन आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट द सम टाइम। स्टेटमेंट क्या होती है? एक तरीके से जो इंग्लिश सेंटेंस होते हैं उनको ही हम स्टेटमेंट बोलते हैं। बट अगर हम डीएसटीएल के अंदर बात करें तो स्टेटमेंट की एक कंडीशन होती है कि हमारी जो स्टेटमेंट होगी या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सेम ही टाइम पे वो ट्रू भी हो रही है और सेम ही टाइम पे वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट मस्ट बी क्लियर एंड मीनिंगफुल। जो भी स्टेटमेंट हम यूज करेंगे इसके अंदर वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, नहीं, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसी को ही हम स्टेटमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इट शुड नॉट बी क्वेश्चन, कमांड एंड ओपिनियन। जब भी स्टेटमेंट की बात आती है तो स्टेटमेंट कभी भी हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, कभी भी कोई कमांड नहीं हो सकती, कभी भी कोई ओपिनियन नहीं हो सकता। हमेशा स्टेटमेंट क्या होगा, एक सेंटेंस होगा जो कि या तो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो ही हम उस स्टेटमेंट को, उस सेंटेंस को हम बोलेंगे कि हमारा स्टेटमेंट है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारी स्टेटमेंट है या कौन कौन से हमारी स्टेटमेंट नहीं है। तो हमारे क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये स्टेटमेंट है या नहीं, ट्रू या फॉल्स? सिंपल, तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 10। 5 बड़ा है 10 से, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, तो इसका मतलब ये भी हमारी स्टेटमेंट है। थर्ड में हम देखेंगे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, ये क्या है? ये तो हमारा क्वेश्चन है, जबकि ये कहता है कि स्टेटमेंट कभी भी क्वेश्चन नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है। थर्ड में अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, शट द डोर। डोर को शट करो, तो इसका मतलब कि कमांड है, आप कोई काम बता रहे हो, कमांड बता रहे हो, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक कमांड है, कभी भी कमांड स्टेटमेंट नहीं हो सकती। कोई क्वेश्चन, कोई कमांड, कोई ओपिनियन कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। स्टेटमेंट के लिए कंडीशन है या तो वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो, तो ये हम उसको बोल रहे हैं वो हमारी क्या है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन कुछ नहीं होता। स्टेटमेंट क्या होता है, सेंटेंस होता है, और स्टेटमेंट के ऊपर जब हम वर्क करते हैं उसके हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस, अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। प्रोपोजिशन क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, बट वो सेम ही टाइम पे ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकती। जैसे स्टेटमेंट की कंडीशन थी ना, सेम ही प्रोपोजिशन की है, बट हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था कि वो सेंटेंस होती है, बट सेंटेंस स्टेटमेंट के ऊपर जब हम वर्क करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। ठीक है, अब कुछ टाइप के प्रोपोजिशंस होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला होता है हमारा एटॉमिक प्रोपोजिशन। एटॉमिक प्रोपोजिशन क्या होता है, अ सिंपल स्टेटमेंट विच हैज़ नो लॉजिकल कनेक्शंस या लॉजिकल कनेक्टिव्स। एटॉमिक प्रोपोजिशन वो होता है जिसमें हम लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ नहीं करते। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारा एंड हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, नॉट गेट, जो गेट वगैरह होते हैं, कंजक्शन, डिसजंक्शन, जो हमने पहले पढ़े हैं। तो वो चीज़ अगर हम किसी में नहीं यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रोपोजिशन किसी भी स्टेटमेंट में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो है हमारा एटॉमिक प्रोपोजिशन। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। जब हमारे एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं, जब उनको कंबाइन करते हैं, उन्हें एक स्टेटमेंट बनाने के लिए हम उनमें क्या यूज़ करते हैं, कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड और नॉट, उनका यूज़ करते हैं उन्हें कंबाइन करने के लिए। तो हम उनको क्या बोलते हैं, वो हमारी स्टेटमेंट कैसी है या वो हमारे प्रोपोजिशन कैसे हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन। समझ आ गया आपको? एटॉमिक क्या होता है, सिंपल होता है,
जिसमें हम कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज नहीं करते, जैसे इट इज रेनिंग, कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स है नहीं। कंपाउंड में क्या होता है, जिसमें हम दो से ज्यादा स्टेटमेंट को एक साथ करते हैं और उन्हें कंबाइन करने के लिए हम कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करते हैं, जैसे कि इट इज रेनिंग एंड इट इज कूल, बारिश भी हो रही है और ठंड भी है, तो किसका यूज करा हमने, एंड यानी हमने किसका यूज किया है, हमने कंजंक्शन का यूज किया है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज किया है। इसका मतलब ये कैसा है, हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन है। आई होप आपको क्लियर होगा कि एटॉमिक प्रोपोजिशन एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन हमारा होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सब में पढ़े होंगे। ट्रुथ टेबल बेसिकली, ट्रुथ टेबल क्या बताता है, किसी भी एक प्रॉब्लम या किसी भी एक स्टेटमेंट के पॉसिबल आउटकम्स बताता है कि अगर ये ट्रू फॉल्स होगा तो क्या आ सकता है, फॉल्स ट्रू होगा तो क्या आ सकता है। तो ट्रुथ टेबल हमारा क्या बताता है, पॉसिबल वैल्यूज या पॉसिबल आउटकम्स बताता है हमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए। वही होता है हमारा ट्रुथ टेबल। A truth table is a table that show all the possible truth value for a logical expression। किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, वो हमारा कौन बताता है, ट्रुथ टेबल बताता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लॉजिकल कनेक्टिव्स वर्क। ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि जो हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। या बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हमारे पास स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है, तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से बहुत इजीली उन्हें सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब पहला हमारा आता है एंड गेट। एंड गेट बोल दें, हम इसे ज्वाइन मीट बोल दें, कंजंक्शन बोल दें, हम बहुत पढ़े इसके बारे में। तो ये बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपको इनकी ट्रुथ टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट याद कर लें, स्टेटमेंट याद रहेगी तो आप ट्रुथ टेबल खुद बना लोगे। तो बेसिकली एंड ऑपरेशन क्या कहता है, या हम कंजंक्शन ऑपरेशन हमारा क्या कहता है, ये कहता है द स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली इफ बोथ पार्ट आर ट्रू। दो पार्ट हैं पी एंड क्यू, जब वो दोनों ट्रू होंगे जब भी हमारी स्टेटमेंट का जो आउटपुट आएगा वो हमारा ट्रू होगा। कौन कहता है ऐसा, एंड गेट, मीट या कंजंक्शन। आप इसकी ट्रू टेबल देख लीजिए, पी और क्यू। सबसे पहले हम पी के अंदर ट्रू ट्रू फॉल्स फर्स्ट, देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी क्या कहता है, जब मेरे दोनों पार्ट ट्रू होंगे तो ही मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। तो आप देख लीजिए दोनों पार्ट ट्रू कब है, तो फर्स्ट वाले में पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो इसका मतलब जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मेरा ट्रू आएगा। बाकी सब क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एंड गेट की या कंजंक्शन की जो हमारी ट्रुथ टेबल है वो किस तरीके से हमारी वर्क करेगी। ठीक है, और जब भी आप देखोगे इस तरीके से लिखा होगा, पी एंड क्यू या पी कंजंक्शन क्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी और गेट की। और पहले तो एंड हो गया, फिर और हो गया, और यानी डिसजंक्शन। ये क्या कहता है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन पार्ट इज ट्रू। ये कहता है कि ठीक है आउटपुट मेरा ट्रू आ जाएगा, बट आपको पी या क्यू में से एटलीस्ट एक को ट्रू होना बहुत जरूरी है। अगर एक ट्रू होगा तो ही मेरा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो सिंपल आप देख लीजिए, पी और क्यू दो हैं, ट्रू ट्रू, एफ फॉल्स फॉल्स, टी एफ टी एफ। तो ये क्या कहता है, एटलीस्ट कम से कम एक ट्रू होना चाहिए, दो मेरा, तो मैं एग्जैक्टली ट्रू आ जाऊंगा। तो यानी वो किस केस में फेल हो रहा है, जहां दोनों फॉल्स आ रहे हैं। तो यहाँ तो एक भी ट्रू नहीं है, इसका मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, बाकी सब क्या आएगा, हमारा ट्रू आएगा। तो क्लियर है आपको, तो ये ट्रू टेबल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी नेगिएशन। नेगिएशन यानी नॉट, यानी उल्टा। अगर मैं बोल रही हूँ आज संडे है, तो आप बोल रहे हो संडे नहीं है आज, तो इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या हुआ, संडे है का नेगेशन क्या हुआ, क्या संडे नहीं है, यानी रिवर्स, यानी उल्टा। तो वो होता है हमारा नॉट ऑपरेशन। सिंपल, पी एंड नॉट पी। अगर पी हमारा ट्रू है तो नॉट पी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। जस्ट यानी रिवर्स, जस्ट उल्टा। जो मैं बोल रही हूँ जस्ट आप उसको उल्टा कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, नेगेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इफ देन। इफ देन इम्प्लीकेशन क्या होता है, इफ देन हमारा ये कहता है इफ द फर्स्ट पार्ट इज ट्रू, अगर मेरा पहला पार्ट ट्रू है तो सेकंड पार्ट ट्रू होना चाहिए, देन मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। अगर मेरा पहला ट्रू है तो ये क्या कहता है, जरूरी है कि सेकंड वाला ट्रू होना चाहिए, देन मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब आप पी और क्यू में देख लीजिए, क्या कहता है, पहला ट्रू है तो दूसरा ट्रू होना चाहिए, तो ही मेरा ट्रू आ रहा है। ठीक है, ये क्या कहता है, पहला ट्रू है बट सेकंड क्या है, फॉल्स। यहाँ तो कंडीशन फेल हो गई, तो इसका मतलब हमारा यहाँ का आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। थर्ड वाले में क्या है, पहला फॉल्स है। अब वो क्या कहता है, इफ देन में क्या कहता है कि पहला ट्रू होनी चाहिए, देन दूसरा ट्रू होनी चाहिए, देन मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। अब यहाँ तो वो कंडीशन ही नहीं है, इसका मतलब इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो ट्रू है ही नहीं पहली कंडीशन, तो देन पे हम जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब इसमें भी ये क्या देगा, ट्रू।
ऐसे इसमें फॉल्स फॉल्स, यानी हमारी पहली जो कंडीशन है वही नहीं है, तो इसका मतलब वो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या देगा, ट्रू देगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इफ देन की जो ट्रूथ टेबल है वो किस तरीके से वर्क करती है। आप उसकी स्टेटमेंट याद रखिए, वो ये कहते हैं कि पहला ट्रू होगा, देन दूसरा ट्रू होना चाहिए, देन मेरा आउटपुट ट्रू होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पहला फॉल्स है, तो वहाँ तो वो कंडीशन चेक करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो साइन है वो है हमारा बाय डायरेक्शनल, और इफ देन का हमारा कैसे था, इस तरीके से एरो की तरह। ठीक है, ये हमारा होता है बाय डायरेक्शनल। ये क्या कहता है, बोथ पार्ट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स टुगेदर, या तो दोनों ट्रू हो या तो दोनों फॉल्स हो, तो ये मैं ट्रू आऊँगा, अदरवाइज मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सिंपल है, यानी ट्रू ट्रू पे ये ट्रू देगा, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू देगा, बाकी सब पे क्या देंगे, ये फॉल्स देगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो हमारी ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो आगे बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी क्या होता है, टोटोलॉजी का मतलब कुछ नहीं है, जब आप ट्रूथ टेबल को सॉल्व कर रही हो, अगर जो आपके आउटपुट हैं वो सारे ट्रू आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो टोटोलॉजी है, कि जो भी आपकी स्टेटमेंट, जो आपका आउटपुट आ रहा है वो सारे ट्रू आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, आ टोटोलॉजी इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। टोटोलॉजी का एक लॉजिकल स्टेटमेंट है दैट इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ट्रू होगी, कोई नो मैटर व्हाट द ट्रूथ टेबल ऑफ इट्स कंपोनेंट है। ये भी नहीं देखती कि जो ट्रूथ टेबल के कंपोनेंट है वो क्या है, बट इसका ये है कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। आप टोटोलॉजी का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे एक पी है और उसका नेगेशन पी निकाल दिया, तो पी हमारा ट्रू फॉल्स है, तो नेगेशन क्या होगा, इसका उल्टा एफ टी। अब ये क्या है, पी ज्वाइन, पी ज्वाइन नेगेशन पी। अब ज्वाइन का मतलब क्या है हमारा, ज्वाइन का मतलब क्या था हमारा, बताओ आप, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में हमारा क्या था कि एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए देन मैं ट्रू आऊँगा, एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए देन मैं ट्रू आऊँगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ एटलीस्ट एक ट्रू है, यस तो ट्रू आ गया। यहाँ पे भी एटलीस्ट एक ट्रू है, इसका मतलब ट्रू आ गया। इसका मतलब जो यहाँ का आउटपुट आया है वो मेरा क्या आया, ट्रू आया है, ऑलवेज ट्रू आया है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी कैसी है, टोटोलॉजी। आई होप आपको क्लियर होगा कि टोटोलॉजी, अगर आपको कभी भी कोई भी स्टेटमेंट गिवन प्रोपोजिशन प्रूफ करने के लिए आता है तो उसका आउटपुट हमेशा ट्रू आना चाहिए, तो आप बोल देंगे वो टोटोलॉजी है, अगर नहीं आता तो वो टोटोलॉजी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा सेटिस्फिएबिलिटी। सेटिस्फिएबिलिटी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, अभी क्या कहता है, अ लॉजिकल स्टेटमेंट और फॉर्मूला इज सेटिस्फिएबल, हम उसको जब बोलेंगे इफ देयर इज एटलीस्ट वन असाइनमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू दैट मेक ट्रू, कम से कम एक ट्रू वैल्यू होनी चाहिए तभी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे हमारा और में था ना, सेम उसी तरीके से सेटिस्फिएबिलिटी में कि ट्रू टेबल में कि अगर मेरा एक कम से कम ट्रू होगा देन मैं ट्रू आऊँगा। अब पी हमारा डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू जब हम निकालेंगे तो पहले पी लिख देंगे फिर क्यू, पी ट्रू ट्रू एफ एफ फिर ट्रू एफ इस तरीके से। अभी क्या कहता है, एटलीस्ट यानी कम से कम एक ट्रू होना चाहिए, ये नहीं कि जीरो ट्रू नहीं होना चाहिए, वन होना चाहिए, एक चीज़ ज़्यादा भी चल जाएगा बट एक होना चाहिए, जीरो वाली कंडीशन इसमें नहीं आएगी। तो ट्रू ट्रू इसका मतलब ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू क्योंकि एक ट्रू है, फॉल्स ट्रू एक ट्रू है तो ट्रू आएगा। बट यहाँ आप देखोगे फॉल्स फॉल्स, यानी यहाँ तो ट्रू है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ का हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेटिस्फिएबिलिटी हमारा क्या होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ कि ऐसे, तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दो कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो वही इसमें होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यह है कि जो आपका आउटपुट आ रहा है अगर वो टोटल फॉल्स आ रहा है, हमेशा फॉल्स आएगा उसका आउटपुट, तो वो उसको हम बोलेंगे क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। और हमेशा ट्रू आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्राडिक्शन इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्शन की एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जो हमेशा क्या होगी, फॉल्स होगी, नो मैटर व्हाट द ट्रूथ टेबल ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये भी इसमें यही है कि ट्रूथ टेबल के कंपोनेंट पे डिपेंड ही नहीं करती कि ट्रूथ टेबल के कंपोनेंट क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो हमेशा क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। अब हम देख लेते हैं, अब ये क्या है, पी कंजंक्शन नॉट पी, यानी हमारा क्या है, एंड वाला ऑपरेशन है। एंड वाला ऑपरेशन हमारा क्या कहता है कि जब मेरी दोनों ट्रू होंगी तो ही मैं ट्रू आऊँगा, अदरवाइज मैं फॉल्स आऊँगा। तो आप देख लीजिए पी और नॉट पी, पी का क्या है टी एफ, तो नॉट पी क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा एफ टी। अब ये क्या कहता है, यानी हम किसकी बात करें, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन का हमारा यही, जब ट्रू ट्रू आता है तभी वो ट्रू देता है, बाकी सब पे क्या देता है, फॉल्स।
तो यहाँ तो दोनों ट्रू है नहीं, यानी फॉल्स। यहाँ पे भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो इसका मतलब जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या हमारा आ रहा है, टोटली फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो प्रोपोजिशन है वो हमारा क्या, कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर ये दोनों ट्रू आ जाते तो वो हमारा क्या हो जाता, टोटोलॉजी। आई होप आपको क्लियर होगा टोटोलॉजी, सेटिस्फेबिलिटी और कॉन्ट्रडिक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन हमारे क्या था, आइडेंटिफाई आपको करना था कि ये जो हमारे गिवन स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशंस है, ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या हमारा सेटिस्फेबिलिटी। अभी आप किस तरीके से चेक करेंगे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ करके कि किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। देन आप देख लीजिए, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारा पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू और इम्प्लाइज का साइन है, देन पी डिसजंक्शन क्यू। सिंपल ये है। अब आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का इफ देन निकालेंगे जो हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले आप पी लिखोगे, फिर यहाँ क्यू लिखोगे। पी में ट्रू ट्रू एफ एफ, देन टी एफ, देन पहले आप निकालोगे पी कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन यानी हमारा एंड निकालोगे। एंड क्या कहता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ही मेरा आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। फिर आप निकाल लीजिए पी डिसजंक्शन क्यू का। पी डिसजंक्शन क्यू हमारा क्या आता है कि फॉल्स पे बस वो फॉल्स देता है, बाकी सब पे क्या देता है, वो ट्रू। क्यों देता है वो ट्रू, क्योंकि वो ये कहता है कि एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, अगर एक ट्रू होता है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अब आपने ये लेफ्ट वाला भी निकाल लिया, राइट वाला भी निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे, पी कंजंक्शन क्यू इम्प्लाइज पी डिसजंक्शन क्यू निकालोगे। यानी इम्प्लाइज का साइन मैंने आपको किसका बताया था कि हमारे ये किसका है, इफ देन वाले का। तो इफ देन वाले में हमारा क्या था कि जो हमारे टी एफ वाला था, यानी पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स था, बस उस पर हमारा फॉल्स आता था, बाकी सब पे क्या देता था, वो ट्रू। अब आप देखो क्या इसमें ऐसा है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नहीं ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब जो हमारा सारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमारा ट्रू आएगा। वो हमारा क्या है, ट्रू आया। इसका मतलब ये हमारा कैसा है, टोटोलॉजी। क्यों टोटोलॉजी, क्योंकि जो हमारा आउटपुट आया वो सारा क्या आया, ट्रू आया है। हमेशा सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो भी प्रोपोजिशन है या कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव्स है उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। अब आपको पता है, अगर आपके ट्रूथ टेबल ही नहीं पता होंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ट्रूथ टेबल आपको बहुत ज़रूरी है पता होनी। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर सॉल्व किया और मैंने आपको सॉल्व करके बता भी दिया है कि इसको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 2022-23 में आया था। आई क्वेश्चन हमारे 2022-23 में आया था। तो क्वेश्चन हमारा यही था, बट थोड़ा घुमा दिया था। आप थोड़ा हो सकते हो कि अरे ये क्या है। तो क्वेश्चन था कि आपको ये बताना था कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं आपको उसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना था। अब भाई इक्विवेलेंट का तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता। दो स्टेटमेंट गिवन है ना, कौन सी है, पी बाई डायरेक्शनल क्यू और दूसरी क्या है, पी कंजंक्शन क्यू और डिसजंक्शन नॉट पी कंजंक्शन नॉट क्यू। सिंपल ये स्टेटमेंट है। आप देखो ये दो स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट 1 है और ये हमारी स्टेटमेंट 2 है। अब इन दोनों को मुझे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो इक्वल है। अब सबसे पहला पी बाई डायरेक्शनल क्यू को सॉल्व कर लीजिए। पी बाई डायरेक्शनल क्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, पी एन क्यू, पी टी टी एफ एफ, सिंपल टी एफ। अब बाई डायरेक्शनल पी बाई डायरेक्शनल क्यू। अब बाई डायरेक्शनल वाला मैंने आपको बताया था, बाई डायरेक्शनल वाला हमारा क्या था, सिंपल था। तो वो क्या कहता था कि जब दोनों ट्रू होंगे, जब दोनों फॉल्स होंगे तब मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज फॉल्स दूंगा। तो यानी इसका जो जब मैं दोनों ट्रू होंगे तो मैं ट्रू दूंगा और जब मैं दोनों फॉल्स होंगे तो तब मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मेरे ये जो हमारा स्टेटमेंट 1 था इसको आप मान लीजिए स्टेटमेंट 1। तो मेरा जो स्टेटमेंट 1 था वो मेरा सॉल्व होके मेरा आउटपुट ये आया। अब जो स्टेटमेंट 2 है, अब आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों का सेम आता है तो हम दोनों स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे कि हमारी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, हमारी इक्विवेलेंस है, अदरवाइज नहीं है। अब मैंने ये आपको सॉल्व कर दिया, अब ये तो आप खुद सॉल्व कर लेते हो। कैसे करोगे, पी एन क्यू, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर टी एफ। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना, मैंने आपको हमेशा क्या बताया, सबसे पहले आप ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले आप ये वाला लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट का सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या कहता है, पी कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन यानी हमारा जो है एंड वाला क्या कहता है, एंड गेट हमारा क्या कहता है, पी कंजंक्शन क्यू। एंड गेट हमारे ये कहता है जब दोनों ट्रू होंगे तो ही मैं ट्रू होऊंगा, अदरवाइज मैं क्या होऊंगा, फॉल्स रहूंगा। ठीक है, ये आपने ये सॉल्व कर लिया ये वाला। फिर आपको क्या करना है, नॉट पी कंजंक्शन नॉट क्यू। अब नॉट पी क्या होता है, नॉट पी क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, अपोजिट। ट्रू है तो फॉल्स कर दीजिए, ट्रू है तो फॉल्स कर दीजिए, फॉल्स है तो ट्रू कर दीजिए, फॉल्स है तो ट्रू कर दीजिए। अब नॉट क्यू निकालेंगे तो क्यू का उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, तो ट्रू है तो आप क्या कर दोगे, फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू। आपको क्या निकालना है, नॉट पी कंजंक्शन नॉट क्यू। अब नॉट पी कंजंक्शन नॉट क्यू यानी आपको एंड गेट का निकालना है। एंड गेट हमारे क्या कहता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में वो ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं, अदरवाइज इसका आउटपुट क्या आता है, हमेशा फॉल्स आता है। अब हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब बीच में हमारा कनेक्टिव्स क्या है हमारा, वो है हमारा डिसजंक्शन। डिसजंक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स होता है, जब हमारे फॉल्स फॉल्स होते हैं तो ही वो फॉल्स होता है, अदरवाइज वो हमारा ट्रू होता है। तो आप इन दोनों के जो आउटपुट है, जो हमारा ये वाला आउटपुट है और जो हमारा ये वाला आउटपुट है, इन दोनों का क्या निकाल दीजिए आप, डिसजंक्शन निकाल दीजिए, यानी और निकाल दीजिए। तो मैं सीधा यहाँ आउटपुट लिख देती हूँ। तो ट्रू एफ का टी एफ का क्या आएगा, हमेशा ट्रू आएगा, या लेकिन फॉल्स फॉल्स का हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स का क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स ट्रू का क्या आएगा, हमारा ट्रू आएगा। ट्रूथ टेबल देखो आपको पता होनी चाहिए। अब आपने इसका भी सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का जो आउटपुट है वो हमारे कैसा आ रहा है, दोनों तो इक्वल आ रहा है। अब भाई यहाँ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इसका मतलब क्या है, ये दोनों हमारे स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंस स्टेटमेंट है, क्योंकि इनके आउटपुट हमारे क्या आ रहे हैं, दोनों के सेम आ रहे हैं। तो कभी भी आपको स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दिए कि आपके स्टेटमेंट इक्विवेलेंस आप प्रूफ कीजिए, तो आप किस तरीके से करोगे, समझ आया आपको, सिंपल आप उसको सॉल्व कर दोगे, पहले स्टेटमेंट 1 को देन स्टेटमेंट 2 को। तो यहाँ मैंने प्रॉपर सॉल्व किया, आपको नोट्स में प्रॉपर मिलेगा इसका आंसर। तो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, हेंस इक्विवेलेंस, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, यानी स्टेटमेंट 1 इक्वल है हमारी स्टेटमेंट 2 की। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन हमारा बूलियन अलजेब्रा की तरह होता है। बूलियन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, जो भी मेरे एक्सप्रेशन उनको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। इसी तरीके से इसमें जो भी हमारी लॉजिकल प्रोपोजिशंस होते हैं उनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस। क्या लिखा हुआ है, द अलजेब्रा प्रोपोजिशन ऑल्सो नोन एज बूलियन अलजेब्रा इन लॉजिक। अलजेब्रा प्रोपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, और बूलियन अलजेब्रा इन लॉजिक्स भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन, इसके अंदर क्या होता है, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। कोई भी लॉजिकल और एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस। अब ये जो लॉज हैं ये आप यूनिट 1 यूनिट 2 सब जगह पढ़ के आए, सेम ही लॉ यहाँ है। वही आइडम्पोर्टेंट लॉ, पी डिसजंक्शन पी करोगे तो आपका पी ही आएगा, कंजंक्शन पी करोगे तो पी के साथ पी ही आएगा। कम्युनिटेटिव लॉ वही है, पी कंजंक्शन क्यू होगा क्यू कंजंक्शन पी के। एसोसिएटिव लॉ सिंपल, अगर आप ब्रैकेट को चेंज कर दोगे तो भी सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर आप पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी इनकी वैल्यूज दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये लॉस तो आप बहुत टाइम से यूनिट 1 से यूनिट 2 में अपने सब जगह पढ़े, तो वही है ये सेम लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है सबसे पहले ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन करो, सबसे पहले जो ये नॉट का साइन है इसको आप अंदर लेके जाओ, नॉट पी नॉट क्यू, चेंज द साइन। कंजंक्शन है डिसजंक्शन कर दो, डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन कर दो। यह हमारा क्या है कंजंक्शन, तो इसको क्या कर दो, डिसजंक्शन कर दो। इस लॉ को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी पी के साथ अगर आप क्या करोगे, डिसजंक्शन करोगे फॉल्स के साथ तो हमेशा पी आएगा, और कंजंक्शन ट्रू के साथ करोगे तो वो पी आएगा। यानी ट्रू और फॉल्स के साथ अगर आप कंजंक्शन और डिसजंक्शन करोगे तो वह हमारा क्या आएगा, खुद वही आएगा पी। एब्जॉर्प्शन लॉ आपको पता है कि पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यों हमारा क्या आएगा, पी जो 2 बार आता है वही हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये लॉ हमारे क्या है। ये लॉ हम स्टार्टिंग में भी यूनिट 1 यूनिट 2 में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बस आपको पता होनी चाहिए, अब तक तो आपको याद हो गए होंगे सारे लॉज, ठीक है। ये लॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ इन्फरेंस। थ्योरी ऑफ इन्फरेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपको एक प्रॉब्लम गिवन होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होता है,
आपको उसको कंक्लूजन निकालना होता है, और कंक्लूजन निकाल के आपको देखना होता है कि वो जो हमारी स्टेटमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं थ्योरी ऑफ इन्फरेंस का। अब थ्योरी ऑफ इन्फरेंस है क्या, गिवन अ सर्टेन सेट ऑफ प्रोपोजिशन वी आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अदर प्रोपोजिशन बाय लॉजिकल रीजनिंग। हमारे पास एक सेट होता है प्रोपोजिशन का, हम उसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग से। द गिवन सेट, जो हमें गिवन सेट होता है उसको हम प्रीमाइसिस बोलते हैं या हाइपोथेसिस बोलते हैं, और जो हमारा लाइक प्रोपोजिशन ड्राइव्ड होता है जो उससे हमारा आंसर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स गिवन है कि, तो मैं आपको हम बता देती हूँ कि हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स गिवन है P1 P2 डैश 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 Pn, ठीक है, और हमारा आंसर आया Q। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट्स ये जो है हमें गिवन है, इनको हम बोलते हैं प्रीमाइसिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा आंसर आया कंक्लूजन। और इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो P1 डैश 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 Pn, और हमेशा जो कंक्लूजन आता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि थ्योरी ऑफ इन्फरेंस के अंदर प्रीमाइसिस क्या होते हैं, कंक्लूजन क्या होते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था वही इसके अंदर है कि हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स है P1 P2 डैश 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 Pn, ये इसका साइन है, हमारा ये बताता है कि यहाँ हमारा देन या देयरफॉर, कि ये हमारे क्या है, कंक्लूजन है। तो आप इस तरीके से लिखो कि जो ऊपर लिखे जाते हैं वो हमारे प्रीमाइसिस होते हैं, और जो स्लैश के बाद लिखे जाते हैं हमारा क्या होता है, कंक्लूजन होता है। आई होप आपको क्लियर होगी। अब ये जो लॉ ऑफ इन्फरेंस है, लॉ ऑफ इन्फरेंस, इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी प्रॉब्लम को, या किसी कोई भी कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसको प्रोपोजिशन लॉजिक्स में लेके जाते हैं। तो कुछ लॉज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीवियसली आप देखोगे 22-23 में भी, 23-24 में यहाँ से क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है। अगर आपको ये लॉज याद होंगे, पता होंगे, तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज वहाँ आप कुछ तुक्का भी नहीं लगा कह सकते, ठीक है। पहला होता है हमारा एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या कहता है कि हमारी स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज P जॉइन Q, या P इम्प्लाइज P डिसजंक्शन Q, तो ये हमेशा टोटोलॉजी होगी। अब मैं ऐसे नहीं बोली कि ये टोटोलॉजी होगी, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हमेशा टोटोलॉजी ही होगी। अगर ये टोटोलॉजी होगी तो आप इसको आर्ग्यूमेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। आर्ग्यूमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि जो इम्प्लाइज के बाद होता है लिखा हुआ वो हमारा क्या होता है, कंक्लूजन, और जो उससे पहले लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा प्रीमाइसिस। तो सिंपल P फिर स्लैश फिर P डिसजंक्शन Q, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रीमाइसिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। आपको क्लियर है। तो ये हमेशा ट्रू होगा, अगर इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट होता है तो वो हमेशा वैलिड होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन रूल। सिंप्लीफिकेशन रूल क्या कहता है कि हमारा P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P होगा, तो ये भी हमेशा टोटोलॉजी होगा। और अगर आप इसका आर्ग्यूमेंट देखोगे तो P कंजंक्शन Q ये हमारा प्रीमाइसिस होगा, और इसका जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा क्या होगा, P होगा। अब आप सोचोगे यार ये क्या है, कहाँ यूज आएगा, तो यहाँ पता है आपको, ये कंक्लूजन, आपको प्रीमाइसिस पता होंगे तो आपको वहाँ से कंक्लूजन फाइंड करना है कि उसका कंक्लूजन क्या होगा, क्योंकि बस आपको अगर कहीं P कंजंक्शन Q मिलेगा, अगर आपको उसका कंक्लूजन निकालना है तो उसका कंक्लूजन आप कैसे निकालोगे, सिंप्लीफिकेशन रूल से, कि उसका कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा P होगा, पहला वाला होगा, ठीक है। रूल्स ऑफ डिटैचमेंट या मोडस पोनेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोडस पोनेंस एंड मोडस टोलेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो, ये हर क्वेश्चन में यूज आते हैं। तो ये मोडस पोनेंस क्या होता है कि ये कहता है कि P कंजंक्शन P इम्प्लाइज Q हमेशा क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। और अगर आप कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट को लिखोगे तो आर्ग्यूमेंट किस तरीके से लिखा जाएगा, P एंड P इम्प्लाइज Q, तो इसका हमेशा कंक्लूजन क्या आएगा, Q आएगा। अगर आपको कहीं ये स्टेटमेंट इस तरीके से दिख रही है तो आप उसका सिंपल लॉ ऑफ पोलेंस का यूज करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि इसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट है मोडस टोलेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि नॉट Q कंजंक्शन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नॉट P होगा, तो उसका जो वो हमेशा टोटोलॉजी होगा। देन उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, नॉट Q P इम्प्लाइज Q का हमेशा कंक्लूजन क्या होगा, नॉट P, और ये हमेशा वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। ये आपको याद होने चाहिए कि ये स्टेटमेंट, आपको प्रीमाइसिस पता होनी चाहिए, उसको कंक्लूजन पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से, अगर मेरी कभी प्रॉब्लम में सॉल्व करूँ, मुझे कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट मिल रहा है, तो उसका मैं सिंपल क्या कर सकूँ, उसका कंक्लूजन बता सकूँ कि सिंपल उसका कंक्लूजन ये होगा। नेक्स्ट है हमारा डिसजंक्शन सैलोलिज्म। डिसजंक्शन सैलोलिज्म क्या कहता है कि P डिसजंक्शन Q
कंजंक्शन नॉट पी इक्वल इम्प्लाइज क्यू, क्या होगा वो हमेशा टोटोलॉजी होगा, और उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, पी डिसजंक्शन क्यू, नॉट पी का जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा क्या होगा, क्यू होगा, और वो भी हमेशा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। लॉ ऑफ सैलरिज्म क्या होता है, ये ट्रांजिटिव रूल। ट्रांजिटिव रूल क्या कहता था हमारा, अगर ए इक्वल टू बी है, ट्रांजिटिव रूल मैंने आपको बताया था ना कि ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है, तो देन हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए इक्वल टू सी। ये हमारी ट्रांजिटिव रूल होता है। इसके अंदर भी सेम यही है, अगर पी इम्प्लाइज क्यू है एंड क्यू इम्प्लाइज आर है, तो पी इम्प्लाइज आर हमारे क्या होगा, कंक्लूजन होगा। सिंपल, आई होप आपको क्लियर होगा, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन रूल। कंजंक्शन रूल क्या है, क्या कहता है कि पी कंजंक्शन क्यू इम्प्लाइज पी कंजंक्शन। सिंपल है कि पी और क्यू अगर आपको कहीं ऐसे दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसका कंजंक्शन कर सकते हो, और वो भी हमारा क्या होगा, हमेशा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। ये हमारा क्या कहता है, पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन आर इम्प्लाइज एस कंजंक्शन पी डिसजंक्शन आर, तो इसका जो हमारा कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, क्यू डिसजंक्शन एस। ठीक है, वो भी हमेशा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। अब मैं आपको बताऊं तो 3-4 ही आपके मैक्सिमम यूज आएंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से लॉज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन कौन से लॉज आपको ज़्यादा ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। डिस्ट्रक्टिव डिलेमा हमारा क्या कहता है, पी इम्प्लाइज क्यू आर इम्प्लाइज एस नॉट क्यू डिसजंक्शन नॉट एस, तो हमारा उसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, हमारा नॉट पी डिसजंक्शन नॉट आर, ये हमारा क्या होगा, कंक्लूजन होगा। ये होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। नेक्स्ट लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट हमारा है कंडीशनल प्रूफ। कंडीशनल प्रूफ क्या कहता है कि पी कंजंक्शन क्यू है और पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर है, ऐसे प्रेमाइसिस है, तो हमेशा उनका कंक्लूजन क्या आएगा, हमेशा आर आएगा। और आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया, आउटपुट आ रहा है। थोड़ा आप ट्रिक खुद से बनाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। प्रूफ ऑफ केसेस क्या कहता है कि हमारा पी इम्प्लाइज आर कंजंक्शन आर इम्प्लाइज आर क्यू इम्प्लाइज आर है, देन हमारा जो आउट कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाले का हम क्या कर देंगे, कंजंक्शन कर देंगे और सिंपल उसको आर को लिख देंगे। ठीक है, प्रूफ ऑफ केसेस में हमारा ये होता है। आई होप आपको क्लियर होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, अब इस पे ही हमारा क्वेश्चन आया था Q2 2023-24 में। तो क्वेश्चन था क्या कि आपको एक आर्ग्यूमेंट गिवन था, आपको बताना था कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है या हमारा इनवैलिड है। तो है क्या, अब आप पहले इसको पढ़ो, है क्या, इट इज़ नॉट सनी दिस इवनिंग एंड इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज़ सनी, इफ डू नॉट गो स्विमिंग देन वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप, इफ वी टेक अ कैनोई ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट, और कंक्लूजन लिखा हुआ था वी विल बी होम बाय सनसेट। अब कुछ समझ आया कुछ पढ़ के, नहीं। अब आप इसमें देखो कि आपकी स्टेटमेंट कितनी बन रही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट को हम यूज कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ नॉट अ सनी दिस इवनिंग, दूसरी क्या है, इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, फिर क्या है कि आप स्विमिंग पे जा रहे हो जब सनी होगा, फोर्थ क्या है आपकी कैनोई ट्रिप वाली, फिफ्थ क्या है आपकी वी विल होम बाय सनसेट। इन 5 के अलावा आपको कोई लग रहा है कि कोई और स्टेटमेंट इसमें यूज हो रही है? नहीं। सबसे पहला काम है आपका क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट को फाइंड करना कि कितनी स्टेटमेंट इसमें यूज हो रही है। अब आपको पता चल गया कि 5 स्टेटमेंट इसमें यूज हो रही है। अब उन स्टेटमेंट को एक वेरिएबल दे दीजिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट तो बार बार यूज नहीं करोगे। तो आपने क्या बोल दिया कि कैपिटल एस रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज सनी दिस इवनिंग, कि इट इज सनी दिस इवनिंग। कैपिटल सी रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वी विल गो स्विमिंग। कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैनोई ट्रिप हम बनाएंगे। एच क्या है कि हम वी विल बी होम बाय सनसेट, कि हम अपने घर पहुंचेंगे सनसेट। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट थी, उनको हमने एक वेरिएबल असाइन किया। आपका फर्स्ट टास्क। अब दूसरा टास्क आपका क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन है आपको इसे लॉजिकल कनेक्टिव्स में लिखना है। अब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपने देखा तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब हमारा क्या है, इट इज नॉट सनी। ठीक है, इट इज नॉट सनी नहीं है, तो सनी वाला हमने क्या, इट इज सनी दिस इवनिंग। हमने कैपिटल एस जो रिप्रेजेंट करा है वो क्या कह रहा है कि सनी है, बट ये कह रहा है सनी नहीं है, इसका मतलब नॉट एस। देन एंड का मतलब क्या होता है हमारा, बताओ आप। एंड का मतलब हमारा क्या होता है, कंजक्शन। ठीक है, एंड कंजक्शन। देन इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, इट इज कोल्डर देन यस्टरडे यानी सी।
तो पहला हमारा क्या बन गया, लॉजिकल कनेक्टिव्स ये बन गया। दूसरे लॉजिकल कनेक्टिव्स के पहले आपने क्या काम किया, पहले आपने सारे के सारे जो स्टेटमेंट है उनको फाइंड किया, फिर एक वेरिएबल असाइन किया, देन आपने उनके लॉजिकल कनेक्टिव्स बनाए या प्रपोजिशंस बनाए। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर क्या है हमारा, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी, हम स्विमिंग के लिए जाएंगे जब वो सनी होगा। तो वी विल गो स्विमिंग को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्लू से, यानी डब्लू। ओनली इफ का मतलब है इम्प्लाइज, कभी भी ओनली इफ आए या देन आए तो इसका मतलब हम इम्प्लाइज का साइन आपको यूज करना है। फिर क्या कह रहा है, इट इज सनी, जब वो सनी होगा। अब इट इज सनी हमने कहाँ लिया है कि इट इज सनी, हमने एस में लिया है, एस कहाँ है हमारा, वो रहा, हाँ, इट इज सनी दिस इवनिंग, कैपिटल एस, ठीक है, इट इज सनी दिस इवनिंग। अब आपको सेकंड वाला पता चलिए कैसे बना। अब आप थर्ड वाला बना के देखो। थर्ड वाला हमारा क्या है, इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग देन वी विल टेक अ कैनो ट्रिप, अगर हम स्विमिंग के लिए नहीं जाएंगे तो हम कैनो ट्रिप बनाएंगे। तब आप देखो, इफ बनाओ आप जल्दी से, फिर वीडियो को पॉज करो और ये बनाओ, ये वाला क्या बनेगा। नेक्स्ट क्या बोला, वी विल नॉट गो स्विमिंग, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम स्विमिंग जाएंगे, कह रहा है नहीं जाएंगे, तो नेगेशन डब्ल्यू। एंड देन उसके बाद क्या यूज हो रहा है, देन का मतलब क्या है, इम्प्लाइज, मैंने आपको पहले ही बताया। वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप आपने किस वेरिएबल से असाइन कर रखा है, टी, इसका मतलब टी, ये आपका फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गया। इसके बाद आप थर्ड वाला हो गया, सॉरी फोर्थ वाला देखोगे तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इफ वी टेक अ कैनोई ट्रिप, यानी कैनोई ट्रिप को आपने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, अपना टी से। फिर क्या कह रहा है, देन का मतलब इम्प्लाइज वी विल बी होम बाय सनसेट, को आपने कौन सा वेरिएबल असाइन किया हुआ है, कैपिटल एच, तो ये हमारा फोर्थ बन गया। ठीक है, अभी आपके चारों जो थे ये सारे स्टेटमेंट बन गए। अब आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये लिखा हुआ है, हमने जो सारे स्टेटमेंट थे उनके लॉजिकल कनेक्टिव्स प्रोपोजिशंस बना दिए। ठीक है, अब उसका जो कंक्लूजन है वो क्या रहा है, वी विल बी होम बाय सनसेट, यानी एच, जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है वो हमारा क्या रहा है, एच। अब हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स जो हमने बनाए हैं, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, थ्योरी ऑफ इन्फरेंस रूल के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करना है। और उनको सॉल्व करके जो हमारा कंक्लूजन है वो एच आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट नॉट एस एंड सी, यही तो है। अब आप देखो इसमें कौन सा, सबसे पहले आप जाओ एडिशन रूल तो नहीं लगेगा। अब सेकेंड वाला क्या था, सिंप्लीफिकेशन रूल। अब सिंप्लीफिकेशन रूल क्या कहता है, अब मैं यहाँ आपको सिंपली रूल भी बताती चलती हूँ। सिंप्लीफिकेशन रूल हमारा क्या कहता है कि P एंड Q होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, P आएगा। सिंपल यही तो कहता है सिंप्लीफिकेशन रूल। क्या यहाँ सिंप्लीफिकेशन रूल अप्लाई हो सकता है, यस हो सकता है। तो इसका जो हमारा कंक्लूजन आएगा, यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जो पहला वाला होता है वही आउटपुट होता है। तो पहला वाला हमारा क्या है, नॉट एस, तो हमारा पहला आउटपुट क्या आ गया, नॉट एस, यानी हमारा जो पहला वाला है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला क्या है हमारा, जो हमारा फर्स्ट से कंक्लूजन आया वो सेकंड वाले में हम प्रीमाइसिस का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है हमारे पास, नॉट एस एंड डब्ल्यू इम्प्लाइज एस। अब इस तरीके के क्या कोई लॉ है, नहीं भाई, सिंप्लीफिकेशन लॉ तो नहीं है। अब लॉ ऑफ टॉलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ पोनेंस, वो था ना, लॉ ऑफ टॉलेंस है पोनेंस वाला जो था। तो लॉ ऑफ टॉलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ टॉलेंस ये कहता है कि नॉट क्यू होगा, नॉट क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू होगा तो नॉट पी आएगा। ठीक है, आंसर क्या आप देखो, क्या है लॉ ऑफ टॉलेंस अप्लाई हो सकता है, यस हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ नॉट क्यू है तो यहाँ क्यू है, यहाँ नॉट एस है तो यहाँ एस है, यहाँ पी है तो यहाँ डब्ल्यू है। तो सिंपल आपका आंसर क्या आता था, नॉट पी, तो नॉट पी यानी नॉट डब्ल्यू, यहाँ से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ का जो आंसर है वो थर्ड वाले के लिए, यहाँ का जो कंक्लूजन है वो थर्ड वाले के लिए क्या बन जाएगा, प्रीमाइसिस, यानी हमारा जो सेकंड वाला है वो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला क्या है हमारा, नॉट डब्ल्यू इम्प्लाइज टी, और यहाँ से हमारा क्या आउटपुट आया, नॉट डब्ल्यू, यानी इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों प्रीमाइसिस को सॉल्व करना है। अब लॉ ऑफ पोनेंस देखो आप, वो क्या कहता है, पी इम्प्लाइज क्यू, तो क्यू आंसर आना चाहिए। अब यहाँ लॉ ऑफ टॉलेंस तो नहीं लग सकता, क्योंकि लॉ ऑफ टॉलेंस क्या कहता है कि यहाँ नॉट क्यू होना चाहिए तो यहाँ क्यू होना चाहिए। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ नॉट डब्ल्यू है बट यहाँ डब्ल्यू तो है ही नहीं, तो यहाँ ये लॉ ऑफ टॉलेंस फेल हो जाता है। बट लॉ ऑफ पोनेंस क्या कहता है कि हमारा अगर यहाँ पी है तो यहाँ पे भी पी होना चाहिए, यहाँ पी है तो यहाँ पे भी हमारा पी है।
तो सिंपल हमारा ये ठीक है, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ का जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आता है Q, यहाँ का आउटपुट क्या आएगा हमारा T। इसका मतलब जो हमारा थर्ड वाला है ये भी हमारा सॉल्व होता है। लास्ट वाला क्या है हमारा T इम्प्लाइज H। फोर्थ वाले में यहाँ का जो कंक्लूजन आया वो यहाँ के प्रीमाइसिस हो जाएगा। अब T इम्प्लाइज H, आप यहाँ का देखो, यहाँ का हमारा आउटपुट क्या है, देखो आप कौन सा लॉ ऑफ टॉलेंस लगेगा ये या लॉ ऑफ पोनेंस लगेगा, कौन सा लगेगा, लॉ ऑफ पोनेंस लगेगा। लॉ ऑफ टॉलेंस जब भी लग सकता है जब ऊपर और नीचे ये दोनों वैल्यू सेम हो, एक नोट में हो, एक नेगेशन में हो और एक सिंपल में हो। तो यहाँ का हमारा आंसर क्या आएगा, अगर P इम्प्लाइज Q होता है तो Q आंसर आता है। अब T इम्प्लाइज H है तो क्या आंसर आएगा H। तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन आया है हमारे अकॉर्डिंग क्या आया, H आया। अब आप देखो क्या कंक्लूजन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, कंक्लूजन क्या आएगा, वी विल बी होम बाय सनसेट यानी कैपिटल H। तो हमारे अकॉर्डिंग भी कैपिटल H आया। इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी वैलिड स्टेटमेंट है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट को फाइंड करना होता है, फिर क्या करना होता है, उनको सिंपली वेरिएबल असाइन करना होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करोगे और सिंपल करोगे। और आपने देखा 3 ही सिर्फ इसमें लॉज यूज हुए, सिंप्लीफिकेशन, लॉ ऑफ टॉलेंस और लॉ ऑफ पोनेंस। तो आप इनको यहाँ आपको ये 3 क्लियर हो गए, किसी और में कुछ और लगेगा वहाँ आपको वो क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको लॉज पता है तो आप ऐसे ही बहुत इजीली कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे की तो 2023-24 में आया था, सेम ही क्वेश्चन था, इसी तरीके का था। आपको वैलिडिटी चेक करनी थी आर्ग्यूमेंट की कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमारा वैलिड है या नहीं है। तो सिंपल, अब आप इसको पढ़ो और देखो कि इसमें कितनी स्टेटमेंट है। इफ़ देयर वॉज अ बॉल गेम देन ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट, यानी देयर वॉज अ बॉल गेम एक हो गया, देन ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट सेकेंड वाला हो गया, इफ़ दे अराइव ऑन टाइम थर्ड हो गया, देन ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट और डिफिकल्ट वाला तो ये तो हमने ले लिया, दे अराइव्ड ऑन टाइम, अराइव वाला भी होगा। इसका मतलब इसके यहाँ से हम इस क्वेश्चन से, इस स्टेटमेंट से, आर्ग्यूमेंट से हमारी कितनी स्टेटमेंट बनी, 3। कौन कौन सी, देयर वॉज अ बॉल गेम, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट, दे अराइव ऑन टाइम। तो सिंपल हमने इस बॉल गेम यानी बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ट्रैवलिंग टी से, अराइव्ड ए से। अब सबसे पहले हमारे क्या कहता है, इफ देयर वॉज अ बॉल गेम, अगर बॉल गेम होगा, बॉल गेम क्या है बी, ठीक है बी, देन जब भी यूज होगा तो किसका यूज करेंगे, इम्प्लाइज का, इम्प्लाइज। देन क्या कहता है, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट करता है किया है टी से, तो बी इम्प्लाइज टी, हमारे यहाँ तक का हो गया। देन नेक्स्ट, इफ दे अराइव ऑन टाइम, इफ दे अराइव ऑन टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया, ए से, देन यानी इम्प्लाइज का साइन, ठीक है। ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट को हमने टी से रिप्रेजेंट किया, नॉट डिफिकल्ट इसका मतलब नेगेशन की बात करें यानी नॉट टी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, दे, नेक्स्ट है हमारा दे अराइव ऑन टाइम, थर्ड वाला, दे अराइव ऑन टाइम यानी ए, ठीक है। अब कंक्लूजन देयरफॉर के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो हमारा कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन क्या है, देयर वाज नो बॉल गेम, देयर वाज नो बॉल गेम, इसका मतलब देयर वाज अ बॉल गेम बी था, नो बॉल गेम यानी नेगेशन है, यानी नेगेशन पी इनके अकॉर्डिंग हमारा क्या है कंक्लूजन। अगर हमारा ये आता है तो वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड है। तो अब आप चेक कर लीजिए आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि हमारा जो सेकेंड, थर्ड और सेकेंड वाला इसमें ए कॉमन है, ए है, तो आपको पता है अगर हम इसको लेंगे दोनों को, ए क्या है, ए इम्प्लाइज नॉट टी, तो आप इसमें देखो कौन सा लगेगा, हमारा लॉ ऑफ टॉलेंस लगेगा, लॉ ऑफ पोनेंस लगेगा, कौन सा लगेगा, लॉ ऑफ पोनेंस लगेगा, और आउटपुट क्या आएगा हमारे यहाँ से टी, सिंपल। अब कौन सा बचा है, टी, यहाँ से तो हमारा आउटपुट क्या आ गया टी, और हमारा बचा कौन सा है, बी इम्प्लाइज टी। अब यहाँ कौन सा लगेगा हमारा, बताओ यहाँ कौन सा लगेगा हमारा, लॉ ऑफ टॉलेंस लगेगा या लॉ ऑफ पोनेंस लगेगा, बताओ आप। लॉ ऑफ टॉलेंस लगेगा। लॉ ऑफ टॉलेंस हमारा क्या कहता है कि क्या आएगा हमारा, नेगेशन क्यू आता है, नेगेशन क्यू क्या है हमारा बी, तो नेगेशन बी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उनके अकॉर्डिंग देखा, इतनी सी जगह में ही हमने सॉल्व कर लिया, बस आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देन द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, क्योंकि हमारा भी नेगेशन भी आंसर आया है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2023-24 में पूछा था कि इसके साथ एक यही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो वो तो आप कर लोगे। आपको ये बताना था कि जो क्वांटिफायर्स हैं ये क्या हैं और इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था।
तो ये वाला जो क्वांटिफायर्स है इसका जो मतलब, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स। ठीक है, आपको इसके सिंबल से इसका नाम याद रखना होगा। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होता है? रिप्रेजेंट फॉर ऑल और फॉर एवरी। जब भी फॉर ऑल की बात होगी या फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव या फॉर एवरी की जब भी बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का यूज करेंगे। इट स्टेट दैट अ प्रेडिकेट होल्ड ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन। ये कहता है कि जो भी प्रेडिकेट होगा उसमें जो एलिमेंट्स हो डोमेन में, जो आउटपुट में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमेशा क्या होंगे? ट्रू होंगे। कौन कहता है? ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। और ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ये होता है हमारा फॉर ऑल। फॉर ए और एक्स की वैल्यू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है? हम जो भी प्रॉब्लम होगी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पी ऑफ एक्स यानी प्रेडिकेट और जो भी वेरिएबल होगा उसको। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स क्या होता है? ये हम कब रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी हम देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल की बात करते हैं तो तब हम इसका यूज करते हैं। ये क्या कहता है? इट स्टेट दैट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन फॉर विच द प्रेडिकेट होल्ड ट्रू। ये कहता है कि एटलीस्ट जब आउटपुट आएगा तो एटलीस्ट एक ना एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी मैं ट्रू हूँगा। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या कहता है कि डोमेन में जो मेरी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा ट्रू आएंगी, क्योंकि जो मेरे एलिमेंट्स होंगे वो भी मेरे क्या होंगे? ट्रू होंगे। और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पढ़ना भी आना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट एक्स क्या एक वेरिएबल है, पी ऑफ एक्स यानी प्रेडिकेट ऑफ एक्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला। अब भाई वेल फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि जो पी है वो वेल फॉर्म फॉर्मूला है तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। अगर पी हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला है देन हमारा नेगेशन पी भी हमारा क्या होगा? वेल फॉर्म फॉर्मूला होगा। अगर पी एंड क्यू वेल फॉर्म फॉर्मूला है देन पी, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। पी डिसजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू, ये सब क्या होंगे? वेल फॉर्म फॉर्मूला होंगे। वेल फॉर्म फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? ये बस आपका कुछ नहीं होता, एक सिंटैक्टिकली करेक्ट एक्सप्रेशन को बनाने के लिए तो हम वेल फॉर्म फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। वेल फॉर्म फॉर्मूला क्या कहता है? अगर पी और क्यू हैं, पी और क्यू हैं आपके दो वेरिएबल्स हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स का, लॉजिकल कनेक्टिव्स कितना? एक, तो एक ब्रैकेट का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, अगर आप पी आर तो इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं? 2, तो इसका मतलब आप कितना ब्रैकेट का यूज़ करेंगे? 2। अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो क्या कहता है? 3 ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे क्या होता है? ये वेल फॉर्म फॉर्मूला था, यानी सिंटेक्टिकली आपको जो भी रिप्रेजेंटेशन होती है उसको करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेल फॉर्म फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब पहला आप देखो कि हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला है या नहीं। पी डिसजंक्शन क्यू, कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है? 1, तो यहाँ एक ब्रैकेट है नहीं, इसका मतलब ये हमारा लॉजिकल वेल फॉर्म फॉर्मूला नहीं है। सेकंड वाले में देखो कितने लॉजिकल कनेक्टिव से? 2, इफ देन और हमारा डिसजंक्शन 2 हैं, यस 2 हैं, इसका मतलब ये हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला है। अब यहाँ हम देखेंगे कितने लॉजिकल कनेक्टिव से? 2, बट यहाँ तो कितने सारे ब्रैकेट यूज हो रहे हैं? 2 होने चाहिए एग्जैक्टली, बट 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा कि वेल फॉर्म फॉर्मूला हमारा होता क्या है। अगर कभी भी आपको कोई भी इस तरीके से स्टेटमेंट आ जाते हैं और आपको बोलता है कि आपको प्रूफ करना है कि वेल फॉर्म फॉर्मूला वैलिड है, तो उसको आपको ट्रूथ टेबल से कैसे प्रूफ करना है? टोटोलॉजी आप उसको प्रूफ कर दीजिए तो वैलिड होगा। अगर वो कॉन्टीजेंसी यानी सारे फॉल्स आ जाते हैं, सारे ट्रू आ जाते हैं तो वो सेटिस्फेबल होगा। अनसेटिस्फेबल कब होगा? जब वो कॉन्ट्रडिक्शन होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन इन फ्यूचर आ जाए या पूछ लिया जाए 2 नंबर में तो आपको इस तरीके से उसको प्रूफ करना है। समझ आया वेल फॉर्म फॉर्मूला क्या है? डेफिनेशन लिखे हुए, अ वेल फॉर्म फॉर्मूला इज अ सिंटैक्टिकली करेक्ट एक्सप्रेशन इन प्रोपोजिशन और प्रेडिकेट लॉजिक। वेल फॉर्म फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस एक ऐसा फॉर्मूला है जो भी हमारे प्रोपोजिशन होते हैं, प्रेडिकेट लॉजिक होते हैं, उनको सिंटैक्टिकली करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेल फॉर्म फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव 2022-23 में पूछा गया था। तो आपको इस स्टेटमेंट गिवन थी, आपको इसका कन्वर्स फाइंड करना था, इनवर्स फाइंड करना था और काउंटर पॉजिटिव फाइंड करना था। तो देख लेते हैं किस तरीके से फाइंड करते थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है तो उसको हम वेरिएबल से असाइन कर लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? x + 5 = 8, तो इसको असाइन कर दे। ये p एंड q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x = 3। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स होता है उल्टा। कन्वर्स होता है उल्टा, यानी p इम्प्लाइज q है तो कन्वर्स क्या कहता है? q इम्प्लाइज p होगा।
तो सिंपल P इम्प्लाइज क्यू है तो आप Q इम्प्लाइज P कर दो, तो Q की वैल्यू क्या है, इफ x इक्वल टू 3 देन x प्लस 5 इक्वल टू 8, ये हो गया Q, ये हो गया P, तो Q इम्प्लाइज P। सिंपल। इनवर्स क्या कहता है, अगर P इम्प्लाइज Q है तो नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q होगा। सिंपल। अगर P इम्प्लाइज Q है, P की वैल्यू क्या है हमारी x प्लस 5 इक्वल टू 8, बट नॉट P की वैल्यू क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू। आप दोनों में डज नॉट इक्वल टू लगा दे तो नेगेशन हो जाएगा। तो इनवर्स आपको याद रखना है कि P इम्प्लाइज Q, तो इनवर्स क्या होगा, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है, अगर P इम्प्लाइज Q है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। Q क्या है हमारा, x इक्वल टू 3, नॉट Q क्या होगा, x डज नॉट इक्वल टू 3 देन नॉट P, P की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो नॉट P क्या होगा, x प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 8। तो आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल है, आपको कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव इस तरीके से फाइंड करने थे। आई होप आपको क्लियर हो गई, आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा प्रेडिकेट लॉजिक्स। अब प्रेडिकेट लॉजिक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब ये क्या है, 50 इज स्मॉलर देन 20, क्या 50 स्मॉलर है 20 से, नहीं, इसका मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 6 इज एन इवन नंबर, हाँ ट्रू है। अब बोल दूं मैं x इज ए स्मॉलर देन 10, x इज स्मॉलर देन 10। अब आप बताओगे, बताओ आप ये ट्रू है फॉल्स है। आप बता ही नहीं सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्यों, क्योंकि जो 10 है, अगर मैं x की वैल्यू नहीं बताऊंगी तो आप बता ही नहीं पाओगे कि ट्रू या फॉल्स है। तो जब भी हम वेरिएबल की टर्म में बात करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट के अंदर, तो हम यूज करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक्स का। अब x की वैल्यू अगर मैं कह दूं 5 है तो 5 इज स्मॉलर देन 10 ट्रू हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ 50 तो 50 इज स्मॉलर देन 10 फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू पे डिफाइन कर रहा है कि ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। तो इसका मतलब जब भी वेरिएबल पे, कभी भी आपकी स्टेटमेंट किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड करती है तो तब हम यूज करते हैं प्रेडिकेट्स लॉजिक का। आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसमें जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उन उसमें हमारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को बताता है कि उनके बीच क्या रिलेशनशिप है। ये क्या, इट इज मोर एक्सप्रेसिव देन प्रोपोजिशनल लॉजिक विच ओनली डील विद द सिंपल प्रोपोजिशंस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये हमारे क्या होता है, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होता है प्रोपोर्शनल लॉजिक को एक्सप्रेस करने का प्रेडिकेट लॉजिक, क्योंकि हम इजीली इसमें एक्सप्रेस कर पाते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी हम इसमें इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाएंगे कि प्रेडिकेट लॉजिक होता क्या है। जब भी वेरिएबल्स पे डिपेंडेंसी आ जाती है तब हम यूज करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। अब हमारे दो होते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, जो हमने अभी पढ़े। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा साइन होता है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हम कब यूज करते हैं, फॉर ऑल के लिए या एवरी के लिए। जैसे x इज स्मॉलर देन 10, तो x इज स्मॉलर देन 10, अब x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि x की वैल्यू कहाँ तक है, उसकी रेंज क्या है। अगर x की वैल्यू हम 10 तक बात करें तो ठीक है, 9 तक बात करें तो ठीक है। अगर मैं 50 की बात करूँ तो हाँ वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब क्या है, x इज स्मॉलर देन 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये p ऑफ x। p क्या है, प्रेडिकेट लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन आया हुआ था उसमें मैंने अभी आपको बताया ना, आगे पढ़ेंगे तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं। अगर मैंने लिख दिया क्यू एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ किन यानी दो वेरिएबल्स की बात हो रही है कि क्यू एक्स एंड वाई आर डिविजिबल बाय 2, ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है। तो हमने दो वेरिएबल का यूज किया, यानी यहाँ दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, दो टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर ऑल एक्स p ऑफ x, यानी फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन 10, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब डोमेन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डोमेन जो है सारे ट्रू होनी चाहिए। कहाँ तक ट्रू हो सकते हैं, 9 तक, तो 1 2 3 4 5 7 8 9 वो आपके डोमेन होंगे। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही ले लिए कि 1 3 5 7 पे ये वैल्यू क्या ट्रू है, तो ये क्या होंगे, इसके डोमेन होंगे। क्योंकि यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में जो भी डोमेन होंगे वो हमेशा ट्रू होने चाहिए कंडीशन के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स। ये हमारा क्या होता है, ये इसका साइन ये होता है, ये सम या एनी के लिए यूज होता है। जैसे क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज स्मॉलर देन 10, तो क्यू ऑफ एक्स, क्यू यानी बस रिप्रेजेंटेशन है कि जो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को पी से करते हैं और इसको क्यू से करते हैं। अब इसमें डोमेन अगर मैं देखूं तो 1 पे ट्रू हो जाएगा ये, क्योंकि 1 इज लेस देन 10, 3 इज लेस देन 10,
5 इज़ लेस देन 10। अगर मैं 15 की बात करूँ, 15 क्या लेस देन 10 है? नहीं। तो यहाँ यानी इस कंडीशन में आगे फिल हो गया, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, यानी सम आर ट्रू सम वैल्यूज आर फॉल्स। तो सम वैल्यूज ऑफ एक्स, इसमें इसे कैसे पढ़ेंगे? अब ऐसे लिखेंगे सम वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स इज लेस देन 10। कुछ वैल्यूज हैं एक्स की जो एक्स से छोटी हैं, सारी नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर हम फर्स्ट लॉजिक प्रेडिकेट की बात करें तो बस आपको उसमें सिंबल्स याद रखने हैं कि अगर हम नॉट की बात करें तो ये होता है, एंड ये होता है, और ये होता है, इफ देन ये होता है। इफ डबल आई डबल एफ वाला है तो बाई डायरेक्शनल की बात करें तो यहाँ ये आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको सिंबल्स का पता होना चाहिए। इसमें फर्स्ट लॉजिक प्रेडिकेट्स में भी कुछ नहीं होता, सेम ही होता है, बस इसमें अगर हम सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। हमने 3 ईयर PYQs क्वेश्चन कंप्लीट देखे हैं इस वीडियो में। हमने सारे टॉपिक्स को एज पर द टू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कवर किया है, सारे PYQs को कवर किया है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पेज को हमारा ज़रूर फॉलो करें, वहाँ आप जाकर हमारे DM कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। और कोई भी बात है तो आप वहाँ आके हमसे कर सकते हैं। तो यहाँ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। इस जैसे कि हमने यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो गई, तो यूनिट 1 की DPP आपको ऑलरेडी मिल गई होगी, जिसमें सारे PYQs आपको 3-4 साल के PYQs आपको एक ही जगह मिलेंगे। वो आपको उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ आपको DPP मिलती हैं, जब यूनिट वाइज आपको मिलेंगी आप उनको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।